जय हिंद भाई, आप सभी को देखेगा। आज की इस वीडियो के अंदर विज्ञान के अंदर मैंने 15 ऐसे प्रश्न लिए हुए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका पेपर किसी का भी हो। तो इन 15 क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए कि आप इनका जवाब दे पा रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले इसी तरह के 10 सेट आने वाले हैं साइंस के, क्योंकि स्टैटिक के तो ऑलरेडी मैंने 40 से 42 45 वीडियोस आपको करवा रखी हैं। तो प्लेलिस्ट है, उसे आप देख लीजिएगा। आज साइंस के जो है 10 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इनके अंदर काफी डिटेल में चीजें बताई जाएंगी ताकि आपको कम समय में ज्यादा टॉपिक आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। देखिएगा क्या लिखा है प्रश्न में कि इमारतों का जो कुष्ठ रोग होता है वो किसे कहते हैं। बताओ जैसे इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं। आप कहेंगे भैया कुष्ठ रोग होता क्या है इमारतों में। देखिएगा, आपने देखा होगा जैसे किसी बिल्डिंग की शाइनिंग, चमक या फर्स्ट लेयर को डैमेज हो जाना, उसे बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। मतलब जैसे देखिएगा, पहले ताजमहल का रंग कितना एकदम चमकीला दूधिया था, लेकिन अब जो फीका पड़ने लगा है, तो इसका मतलब कुछ तो बात है। तो ऐसे में क्या होता है कि इमारतों का जो कुष्ठ रोग होता है वो याद रखिएगा एसिड रेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? एसिड रेन को बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसी बरसात जिसके अंदर एसिड जो है उस बारिश में घुल करके आ रहा हो। जी बिल्कुल, ऐसी एसिड रेन के अंदर एसिड में फिर कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, एसिड में मुख्यतः दो जो एसिड है वो इस बारिश के दौरान जो आपको देखने को मिलते हैं। और याद रखना, वो जो होता है वो H2SO4 होता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो एसिड होता है, इस एसिड के अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं? दो टाइप के होते हैं। H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। एक होता है HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या होता है? एक होता है HNO3 जिसे हम नाइट्रिक जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये दोनों एसिड जो होते हैं वो इस एसिड रेन के अंदर पाए जाते हैं। और इमारतों का कुष्ठ रोग किसे बोलते हैं? एसिड रेन को बोलते हैं। आई होप कि आपको पहला वाला प्रश्न एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है किसी को? भाई दिक्कत तो नहीं होगा। अब अगला सवाल देखिएगा कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। बताओ जल्दी से, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताओ जल्दी से, शैवाल का या कवक का? बताओ जल्दी से, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवक का। किसका होता है मेरे भाई? कवक का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? माइकोलॉजी में होता है। अगला सवाल देखिए, कवक और शैवाल का जो मिश्रण होता है, कवक और शैवाल या शैवाल और कवक का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? लाइकेन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगा। देखिए, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवक का। कवक और शैवाल का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? लाइकेन। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। याद रखिए, सेरीकल्चर में क्या होता है? देखिए, रेशम कीट पालन आपने सुना होगा, तो रेशम कीट पालन जो होता है वो किस में क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। बेटी कल्चर, ओ बेटी अंगूरी, तो देख रहे हैं अंगूर की जो खेती होती है उसका, ठीक है, उसके बारे में जो बात कही जाती है वो बेटी कल्चर में होता है। तो अंगूर की खेती, क्या? अंगूर की खेती। याद रखना, एक बेटी है उसका नाम है अंगूरी, तो ये हो गया बेटी और ये हो गया अंगूरी, ओ बेटी। क्लियर है भैया? आगे देखिएगा, बर्मी कल्चर क्या होता है? सिंपल सी बात है, बर्मी मतलब केंचुआ पालन। किससे? केंचुआ पालन। तो इन दोनों को आप याद रखना, केंचुआ पालन ये होता है बर्मी कल्चर के अंदर, केंचुआ पालन से संबंधित है। एपी कल्चर क्या होता है? क्या एपी, पी किसको? सीधी बात है, जो रस होगा उसे पीएंगे। रस किस कौन बनाता है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का जो पालन होता है वो एपी कल्चर कहलाता है। क्या? मधुमक्खी का पालन। ठीक है, मधुमक्खी का पालन जो होता है वो क्या कहलाता है मेरे भाई? वो कहलाता है एपी कल्चर। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब देखिएगा, कुछ अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से, इसको आप अच्छे से समझिए और उसके बाद अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? क्या मेरे भाई? कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो याद रखिए, कोबाल्ट धातु जो होती है वो विटामिन B12 के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? विटामिन B12 के अंदर पाई जाती है। आप कहेंगे विटामिन B12 को भैया क्या बोलते हैं? साइनोकोबालिन। क्या बोलते हैं इसे? साइनोकोबालिन। लिख लीजिएगा, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालिन। ठीक है, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। तो कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है? विटामिन B12 में, और विटामिन B12 को साइनोकोबालिन बोला जाता है। इतनी चीजों को आप धीरे धीरे याद करते जाइएगा। कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? क्या? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से, किसे बोलते हैं? चार विकल्प ही नहीं है जो आप तुक्का लगा सकें। इसका मतलब फिंगर टिप्स पर याद होंगे
तो आप पेपर में कहते ना यार भूल गया मैं, सिली मिस्टेक्स हो गया, इसका मतलब वो टिप्स पर याद नहीं था, क्योंकि 4 विकल्प होते तो हम याद कहां कर पाते हैं। इसलिए विदाउट 4 ऑप्शंस अगर आप आंसर दे पाते तो सच में आपकी नॉलेज अमेजिंग है, सैल्यूट है भाई। तो क्या किसे बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे बोलते हैं? एटीपी को। कहेंगे भैया एटीपी क्या हो गया? देखो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख दूं यहां पर, लिखिएगा एडिनोसिन, लिखिए भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखना कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे बोलते हैं? एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मेरे भाई याद रखना प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बड़े एकदम सही बता रहे, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? पहला आप लिख लीजिएगा क्वाशियोरकर, लिखिएगा क्वाशियोर और कोर, ठीक है, क्वाशियोर और कर, ठीक है। और दूसरा होता है मेरासमस। क्या होता है? मेरासमस। 2 रोग लिख लीजिएगा। ये वाला रोग जो है ना क्वाशियोर और कोर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है पेपर में पूछा गया है कि क्वाशियोर और कोर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। मेरासमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, एमिनो अम्ल का बहुलक जो होता है वो किसे बोलते हैं? एमिनो अम्ल का बहुलक किसे बोलते हैं? मेरे भाई याद रखना प्रोटीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रोटीन को बोलते हैं। क्लियर है? प्रोटीन से पहले मैंने आपको बता दिया प्रोटीन से 2 रोग होते हैं, उसकी कमी अगर होगी शरीर में तो क्वाशियोरकर होता है और मेरासमस होता है। अगला सवाल यह था कि एमिनो अम्ल का बहुलक क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। अगला सवाल देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको आप याद रखना। गई भैंस पानी में, क्या मेरे भाई ये ट्रिक जो है बड़ी फेमस है कि गई भैंस पानी में, भैया इससे क्या हो गया? देखिएगा याद रखना, भैंस से मतलब हो गया भा से हो गया बी और स से हो गया सी। इसका मतलब कहां जा रही है? पानी में जा रही है। मतलब याद रखना कि जल में घुलनशील मतलब पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? बी और सी। कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। यहीं पर एक सवाल होता है, एक सवाल यह भी बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन, क्या वसा में घुलनशील, लिखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, वो आपसे पूछा जाए तो याद रखना। एक ट्रिक आपने सुना होगा, मैं यहां पर एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिएगा जल में घुलनशील क्या बताया था? गई भैंस पानी में बी और सी 2 बताए थे। इधर वसा में क्या होता है? कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा होता है, मतलब KEDA। तो 4 विटामिन जो होती है इन्हें ऐसे याद रख लेना, कीड़ा। क्या हो गया? कीड़ा। तो KEDA कीड़ा और BC भैंस पानी में, तो याद रखिएगा। अच्छा एक और देखिएगा, हमको जब एग्जाम की तैयारी करें तो ये ससुरा याद ना हो, ये वाला हो गया तो बहुत सिंपल है। क्या? बहुत सिंपल है। वो सीधे सीधे पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। 4 विकल्प में से उत्तर तो एक ही होगा ना, तो बाकी 3 विकल्प में होगा KED और 1 विकल्प में होगा C या B। तो सीधी बात है, अगर आपको भैंस याद है तो सीधी बात है भाई आपका जो उत्तर होगा वो आराम से लग जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। अगला सवाल देखिएगा, बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? क्या बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? वो होता है नाइट्रेट की अधिकता से। किससे? नाइट्रेट की अधिकता से बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। किसकी वजह से? बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से। अब आपसे 1-2 सवाल पूछे जाते हैं कि मिनी माता रोग का संबंध किससे है? इटाई रोग का संबंध किससे है? तो याद रखना मिनी माता का जो संबंध होता है मेरे भाई वो होता है मरकरी से। क्या? माता कभी मरती नहीं है, इसलिए याद रखना मरकरी। क्या बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मरकरी का दूसरा नाम पारा भी होता है और इसे दर्शाते H से, और इसे मरकरी भी बोलते हैं। क्या होता है? मां कभी मरती नहीं। क्या? मिनी माता मरकरी, बस ऐसे तो लगा लो। अगला देखिए इटाई रोग। इटाई रोग का संबंध जो है वो किससे है? क्या इटाई रोग का संबंध किससे है? तो कैडमियम से है। किससे मेरे साथी? लिखिएगा कैडमियम से। मैं आपको याद रखना, ऐसे मैं आपको 10 सेट देने वाला हूं साइंस के, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। का एकदम गर्दा उड़ा देंगे, बस आप साथ में रहिएगा। 15 क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर रहे हैं और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर जरूर बताना है और आज की क्लास के बारे में बताना है। एक चीज याद रखना कि एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। क्या? एकमात्र धातु जो कमरे रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में मिलती है, लिक्विड फॉर्मेट में पाई जाती है, हो जाती है, वो कौन सी होती है? पारा होती है। कौन सी होती है?
पारा होता है एच जो, इधर इटाई इटाई, इटावा नहीं है मेरे भाई, इटाई इटाई रोग जो किससे संबंधित है, कैडमियम से संबंधित है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। ओहो कितना बेहतरीन सवाल है 8 नंबर का, कि सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह जो है वो कौन कौन से हैं। सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो याद रखना जो सबको दे दे, क्या, जो सबको दे दे सर्वदाता बोलते हैं उसे। और सर्वग्राही किसे बोलते हैं, जो सबका ब्लड ग्रुप ले ले, तो सर्वग्राही किसे बोलते हैं और सर्वदाता किसे बोलते हैं, ये बात आपको आनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, सर्वग्राही जो होता है ना वो होता है ए बी, सर्वग्राही ए बी प्लस क्या होता है, ए बी प्लस होता है। और सर्वदाता जो होता है वो क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है। इन दोनों को आप याद रखना, ये दो ब्लड ग्रुप हैं, याद रखना। ए बी प्लस जो होता है वो सर्वग्राही होता है, और सर्वदाता क्या होता है, ओ माइनस होता है। क्या होता है, ओ माइनस होता है। आप कहेंगे भैया प्लस माइनस थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा याद करने में, शायद अगर यहीं पर विकल्प में ओ पॉजिटिव आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, गड़बड़ नहीं होने दूंगा, समझिएगा कैसे गड़बड़ नहीं होगा वो समझिएगा। देखिएगा, जब कोई ग्रहण करता है, जब कोई चीज आपके पास में आती है, मान लीजिएगा अभी आपके पास में 1000 रुपए हैं, किसी ने 2000 और दे दिए तो आपके पास में आ गए, तो आपकी जो पैसा होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो याद ना सर्वग्राही पर हमेशा कैसा साइन आएगा, प्लस वाला आएगा। तो यहां पर देखो ओ नेगेटिव है, क्या है, माइनस दर्शाता है कि आपके पास में जा रहा है, क्या है, आपके पास से जा रहा है, सर्वदाता है। क्या होता है, सर्वदाता है, ठीक है। और याद रखना कहने सुनने की बात है, लेकिन सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो पूछा जाता है। आगे देखिए अगला सवाल देखिएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, स्प्लीन को बोलते हैं। इसे याद रखना, एक नाम आपने सुना होगा तिल्ली, क्या, तिल्ली भी बोलो, स्प्लीन बोलो, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, प्लीहा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लीहा बोल सकते हैं। तो 3 नाम याद रखना कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, तिल्ली को बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। ससुरा बताओ कौन सा नहीं आएगा ऑप्शन में, कोई तो आएगा। क्या आपके सामने बड़ा बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 15 की तरफ जा रहे हैं तो बहुत कम क्वेश्चन हमारे पास में बचे हुए हैं। शाही रोग यानी रॉयल डिसीज जो है वो किसे कहते हैं, शाही रोग यानी रॉयल डिसीज किसे कहते हैं, पता किसे बोलते हैं, हीमोफीलिया जो रोग होता है ना उसे हम शाही रोग बोलते हैं। किसको, हीमोफीलिया को, किसको, हीमोफीलिया, लिखिएगा, हीमोफीलिया जो रोग होता है उसको हम शाही रोग बोलते हैं, रॉयल डिसीज बोलते हैं। क्या, रॉयल डिसीज बोलते हैं। याद रखना हीमोफीलिया ये वो रोग है, अगर एक बार आपके शरीर से मान लीजिएगा ये हाथ आपका है, क्या, ये हाथ आपका है, यहां पर कट लग गया भाई साहब, खून रुकेगा ही नहीं। क्या, खून रुकेगा ही नहीं और सीधा आपके शरीर से सारा खून निकल जाएगा, अंततः राम नाम सत्य। तो ऐसे में याद रखना हीमोफीलिया रोग जो होता है उसमें ब्लड का जो कोटिंग है यानी रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है। क्या, रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसको हम जो है हीमोफीलिया रोग बोलते हैं। क्लियर है भाई। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य का पीएच मान कितना होता है। क्या भाई, मनुष्य का पीएच मान कितना होता है, बताओ कितना होता है, सीधे सीधे बात, नो बकवास, ओनली काम की बात, 7.4। तो मनुष्य का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। आगे देखिएगा, अस्थि से अस्थि यानी बोन टू बोन, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है। मान लीजिएगा ये भी हड्डी और ऐसे नहीं गड़बड़ बना दिए, मान ली ये भी हड्डी और ये भी हड्डी, ठीक है, ये मान लो पैर की हड्डी है, ये आपका घुटना है, क्या, घुटना है, ये आपका पैर हो गया। अब हड्डी से हड्डी जुड़ेगी, क्या, हड्डी से हड्डी जुड़ेगी तो इसे क्या कहा जाता है, बोन टू बोन, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं लिगामेंट। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लेकिन अगर मान लीजिएगा एक तो हड्डी है, क्या, एक हड्डी और आगे जो है ये मसल्स है, क्या है ये मसल है, मतलब ऐसे समझो ऊपर वाली खाल। तो हड्डी को अगर मसल से जोड़ना है, क्या, लिखिएगा, अगर हड्डी को मसल से अगर आपको जोड़ना है तो सीधी बात है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं उसे, टेंडन बोलते हैं। लिख दूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, उसे बोलते हैं टेंडन। क्लियर है भाई, उसे बोलते हैं टेंडन। लेकिन अगर हड्डी से हड्डी को जोड़ोगे, ठीक है, हड्डी से हड्डी को जोड़ोगे तो क्या कहलाता है, लिगामेंट। क्या कहलाता है, लिगामेंट। लेकिन अगर आपको मसल से हड्डी जोड़ना है तो उसे बोलते हैं टेंडन, ठीक है, टेंडन। क्लियर है, ये चीजें आपके एकदम समझ में आनी चाहिएगा। अगला सवाल देखिए, कितना बेहतरीन सवाल है और इस सवाल को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
बिबिग्योर जो लिखा हुआ है ना कि किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, बताओ दोस्तों। बिबिग्योर के बारे में आपने खूब रट्टा मारा होगा, लेफ्ट टू राइट मिडल वाला क्या है वो सब हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल में समझिएगा बिबिग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, बताओ जल्दी से। किसकी होती है? वो होती है रेड की। किसकी होती है? R फॉर होता है रेड, ये जो लास्ट वाला है ये वाला रेड। तो रेड कलर की जो ऊर्जा होती है ये कम होती है, लेकिन इसमें एक फैक्ट याद रखना, वो कौन सा रंग है जिसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो रेड कलर की। इसमें फैक्ट यही जोड़ देता हूं, अगर तरंग दैर्ध्य की बात करता हूं, अगर तरंग दैर्ध्य की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा, क्या लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किस रंग की होती है भाई? वो रेड रंग की होती है। किस? अब लेकिन अगला सवाल यहीं पर है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लिखिएगा सबसे कम, लिखिएगा भाई सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? बताओ जल्दी से, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? तो वो होती है बैंगनी की। किसकी होती है? वो होती है बैंगनी। जो रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन याद रखना बैंगनी के अंदर एक फैक्ट और है कि आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बताओ, पूछेगा किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, यहीं पर एक फैक्ट और लिख लीजिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति लिख लीजिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति लिखिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है वो किस रंग की होती है मेरे भाई? वो आपके बैंगनी कलर की होती है। अगला सवाल देखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बताओ जल्दी से दौड़ के। तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब समझे नहीं सर जी? मान लीजिए ये आपकी आंख है, अब सीधी बात है, एक स्वस्थ आंख तो अनंत तक देख सकती है। क्या? एक स्वस्थ आंख तो भाई अनंत तक देख सकती है ना, लेकिन कम से कम स्पष्ट कितने सेंटीमीटर तक देखेगी? तो 25 सेंटीमीटर तक देख। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, इससे अगर नजदीक आएगा तो धुंधला देखेगा। अगर मैं पास से किताब को रखूंगा देखूंगा तो नहीं देखेगा। तो कम से कम मान लो इतना मैंने रखा, ये हो गया 25 सेंटीमीटर अगर मुझे साफ दिख रहा है तो। एक चीज देखिए, यहीं से एक दो सवाल आते हैं, दो सवाल याद रखना इस चीज को, ये मत भूलना, लेंसों से संबंधित होता है। और सवाल क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष से इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि याद रखना क्या, हाइपर मायोपिया। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि दूर की चीजें तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देती। नाम को देख लो, नाम जैसा लिखा है ना वैसा इसका मतलब एकदम उल्टा है। दूरदृष्टि दोष, दूर की चीज ना दिखे, लगता ऐसा है लेकिन उल्टा ही है। दूरदृष्टि याद रखना, दूरदृष्टि मतलब दूर की चीजें दिख जाए पास की ना दिखे। निकट दृष्टि पास की दिख जाए दूर की ना दिखे। पूछ सवाल क्या आता है? वो आता है कि अगर किसी इंसान को दूरदृष्टि दोष है, अगर किसी व्यक्ति की आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए, उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो याद रखना दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। कौन सा मेरे भाई? उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल यहीं पर है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेरे भाई? अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं। याद करिएगा, दूर में देखो ऊ की मात्रा आ रही है और उत्तल में ऊ की मात्रा आ रही है, बस यही तो कंफ्यूजन होगा, बाकी बचा उसमें अवतल लेंस लगा देना। अगला सवाल देखिएगा, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बताओ जल्दी से। याद रखना भूकंप को मापने के लिए। किसको? भूकंप को। देखो नाम भी कितना खतरनाक सा है ना, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आप देखिएगा जो रिक्टर स्केल जो होता है ये क्या बताता है कि भूकंप की तीव्रता को मापना है, भूकंप जो है कितनी तीव्रता का आया है। तो याद रखना रिक्टर स्केल क्या करता है? भूकंप की तीव्रता, क्या लिखिएगा, भूकंप की तीव्रता अगर मापनी है तो वो रिक्टर स्केल से। एनीमोमीटर क्या करेगा? वायु की गति को मापेगा। क्या? वायु की गति को मापेगा। ठीक है, वायु की गति कितनी स्पीड से जो है वो वायु है वो जो है वो बह रही है। बैरोमीटर, ब मतलब बैरो और ब मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। तो याद रखना बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। क्या लिखिएगा? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इस्तेमाल होता है। हाईग्रोमीटर, याद रखना हाईग्रो, ग्रो आ रहा है तो ग्रो याद रखना ये ह्यूमिडिटी के लिए होता है, यानी कि जैसे कहीं पर आर्द्रता होती है तो आर्द्रता को मापने के लिए, क्या? आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस मीटर का? हाईग्रोमीटर का। बात यही खत्म नहीं होती है, बात यहां एंड होगी। लैक्टोमीटर, याद रखना दूध की शुद्धता। क्या? दूध की शुद्धता लिखिएगा, दूध की शुद्धता अगर मुझे मापनी है
तो किसका इस्तेमाल करूंगा? लैक्टोमीटर का। ठीक है, दूध शुद्ध है कि दूध या पानी मिला के बेच रहा है। वेंचुरीमीटर क्या होता है? पाइप में द्रव की प्रवाह दर मापने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो पाइप में द्रव की प्रवाह को मापने के लिए लिखिएगा, पाइप में द्रव की प्रवाह कितनी स्पीड से जो है वो पानी बह रहा है, या कोई भी द्रव चीज है जो लिक्विड है वो बह रहा है, तो वेंचुरीमीटर। अल्टीमीटर होता है अल्टीटी, यानी हाइट मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्टीमीटर का करते हैं। क्या लिखिएगा? ऊंचाई मापने के लिए। क्या? ऊंचाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टीमीटर का करते हैं। अगला सवाल यहीं पर आपके लिए हो सकता है नया हो, मैनोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है? मैनोमीटर होता है कि पाइप का दाब मापने के लिए। लिखिएगा भाई, पाइप का दाब। लिखिएगा, पाइप का दाब मापने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल करते हैं? मैनोमीटर का। अब एक बार रिवीजन करवा देता हूं, वो भी फास्ट। क्या? वो भी फास्ट। चलिए अब देखिएगा, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है मेरे भाई। देखिए, इमारत का कुष्ठ रोग जो है किसे कहते हैं? एसिड रेन को। किसको बोलते हैं? एसिड रेन को बोलते हैं। अगला सवाल ये है मेरे भाई, चलो मैं इधर आ जाता हूं। देखिए, माइकोलॉजी में अध्ययन होता है कवक का। अगला सवाल, ये कल्चर है, इनको आपको मैंने याद करवा दिया। कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु होती है? विटामिन B12। अगला, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को बोलते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस रोग होता है। एमिनो अम्ल का बहुलक क्या होता है? प्रोटीन होता है। जल में घुलनशील होता है भैंस मतलब बी और सी। वसा में होता है KAD, कीड़ा। आगे देखिएगा, अगला सवाल कहां गया? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। मिनी माता रोग यानी कि ये किससे संबंधित है? पारा मरकरी, जिसे हम HG बोलते हैं। इटाई रोग किससे संबंधित है? कैडमियम को। सर्वग्राही AB+ सर्वदाता O- होता है। RBC का कब्रिस्तान स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा को बोलते हैं। शाही रोग रॉयल डिसीज होता है, किसे कहते हैं? हीमोफीलिया, जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। मनुष्य का pH वैल्यू कितना होता है? 7.4। हड्डी से हड्डी को जोड़ने को क्या कहा जाता है? लिगामेंट। और हड्डी को मसल से जोड़ने को क्या कहा जाता है? टेंडन। अगला, विवग्योर के किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? रेड कलर की। रेड कलर बोले तो लाल की तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य फिर किसकी होती है? बैंगनी की। और बैंगनी याद रखना, सबसे अधिक आवृत्ति किस रंग की होती है? तो वो बैंगनी की होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये दो दोष है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं। जो रिक्टर स्केल है, भूकंप की तीव्रता। एनीमोमीटर वायु की गति। वैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। अगला देखिएगा, यहीं पर मैंने आपको बताया था, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। वेंचुरीमीटर पाइप में द्रव का प्रवाह मापता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। और मैनोमीटर पाइप का जो दाब होता है वो मापता है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है वो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। और आपने 15 क्वेश्चंस में से आपका जो स्कोर है मेरे भाई वो जरूर बताइएगा कि 15 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना है और आज का वीडियो कैसा लगा आपको। क्या आप चाहेंगे कि 10 वीडियो लगातार दनादन जो है वो इसी तरह की आ जाए? तो एकदम जो है भाई साहब मौसम बन जाएगा। क्या? एकदम मौसम बन जाएगा आज का वीडियो। और आपको जो क्लास है वो, आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा वो जरूर बताइएगा। और एक और चीज देखिएगा, ऐसी स्टैटिक को या यूपीजे को, तो उसके लिए भाई स्पेशली होमगार्ड के लिए प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो होमगार्ड वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। और ये वो क्लासेस रहेंगी साइंस की जो हर क्लास के लिए जो है वो एकदम काम आएंगी। तो इनको जो है देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोजाना क्लास आएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा है तो याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। चलेगा, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।